हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11th और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 10th चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये सारे सेशंस आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, जहां पर कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको किसी चीज़ की फीस पे नहीं करनी पड़ती है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सब कुछ अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स। तो आइए अब मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ और हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। चलिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था सेल साइकिल और सेल डिवीजन के लिए रिवीजन हमने किया था, क्विक रिवीजन फॉर दी चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब जो भी हम वहां पर लर्न करके आए हैं उसके आधार पर हम सॉल्व करेंगे आज के क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज मियोसिस रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। क्या मियोसिस से डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं? मियोसिस से क्या हो रहा है? पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। मियोसिस हुआ, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनेंगे एट द एंड, लेकिन इसमें क्या क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स होगा, गैमीट्स बनाता है मियोसिस। दूसरा, रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन आएंगे। एंड द फोर्थ ऑप्शन सेज ऑल ऑफ द अबव। तो हम बात कर रहे हैं मियोसिस, ठीक है। क्वेश्चन बात कर रहा है मियोसिस की। मियोसिस को हम और किस नाम से जानते हैं? मियोसिस को और हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। सो मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। इसे हम रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर। क्या कर देता है? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, डिप्लॉइड से बनवा देता है हैप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। कुछ लोगों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें लगेगा क्वेश्चन दिया हुआ है मियोसिस रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसा मियोसिस में हुआ था जिससे कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस ने क्या किया, हमें वो बताना है, ठीक है। क्या बताना है? मियोसिस रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, मियोसिस से डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। मियोसिस जो हमारी बॉडी डिप्लॉइड है उससे हमारे गैमीट्स बनाता है जो कि हैप्लॉइड है। तो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स मतलब कि हमारे रिप्रोडक्टिव सेल, सेक्स सेल, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाँ, डिप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड गया तो दो सेट ऑफ क्रोमोसोम जो पहले हुआ करते थे, यानी कि जो 2n हुआ करते थे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं n में। सो यस, वी से देयर इज रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गए। तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। अब ये वेरिएशन कैसे होता है? अगर आपने वो क्विक रिवीजन अगर देखा है, नहीं देखा है तो अभी जाकर देखने की जरूरत है, लेकिन अगर आपने देखा है तो आपको इस चीज पर कभी डाउट आ ही नहीं सकता है। मैंने आपको जिस तरीके से समझाया है कि मियोसिस के, मैंने आपको बताया था मियोसिस की जब सेल साइकिल चलती है दो फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज में G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये सब आता है। और वहीं पर हमने देखा था कि फर्स्ट फेज में, इंटरफेज के फर्स्ट फेज में आपको क्या देखने को मिलता है? कुछ स्टेप्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि लेप्टोटीन, पैकेटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और पैकेटीन में क्या होता था? वो कियास्मेटा का फॉर्मेशन, साइटोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता था, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता था, केमिकल कुछ होता था, और केमिकल कुछ होता था मतलब कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन होती थी, उससे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाती थी, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन चुका होता था। बाद में कियास्मेटा फॉर्म होता था। कियास्मेटा आपको याद है, मैंने ऐसे बताया था, ऐसा कियास्मेटा बताया था, राइट। तो ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है ये कियास्मेटा हुआ। फिर ये कियास्मेटा जब अलग होता था तो क्या होता था? ये एक आर्म थी और ये एक आर्म थी, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, राइट। तो हुआ क्या? इस वाले का जो सिस्टर क्रोमैटिड है, इसकी इंफॉर्मेशन यहां आ गई, इसकी इंफॉर्मेशन यहां आ गई, तो वो कैसे दिखेगी? मान लो ये वाला था ये, तो इसकी इंफॉर्मेशन का पैच यहां दिखने लगता था और इसकी इंफॉर्मेशन का पैच यहां दिखने लगता था। तो इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ
इंफॉर्मेशन हो जाता था, राइट, पैचेस आ जाते थे अलग अलग, तो ये कॉज करा देते थे वेरिएशन। तो वेरिएशन भी यही होता है, रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी होता है और प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स भी होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई? ये सब मैंने कियास्मेटा का फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेशन होना, जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्रोमोसोम्स की क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं, ये मैंने आपको समझाया है। दूसरा, क्रोमोसोम नंबर का रिड्यूस होना और गैमीट्स बनना। ऑल आर दी फंक्शंस, ऑल आर दी स्टेप्स विच कम अंडर मियोसिस। ठीक, तो फर्स्ट हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑल ऑफ दी अबव आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेज एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमीट इज फाइनली डिसाइडेड? मियोसिस के किस स्टेज में, ठीक है, मियोसिस की बात हो रही है, रिडक्शनल डिवीजन की, मियोसिस के किस स्टेज में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन गैमीट का क्या रहेगा, ये डिसाइड हो चुका होता है। कहां पर डिसाइड हो चुका होता है? ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया है, मेटाफेज। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको पहले मियोसिस के बारे में बता देती हूँ, फिर हम ऑप्शंस देखते हैं। हमने पढ़ा है कि मियोसिस जब भी होता है तो दो फेजेस में होता है। एक होता है इंटरफेज, जो कि है प्रिपरेटरी फेज। मैंने आपसे कहा था इंटरफेज क्या है, प्रिपरेशन का फेज है, तो इंटरफेज, एंड दूसरा है एम फेज। इंटरफेज इज प्रिपरेटरी, एम फेज है जहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन होगा, याद है? अब जब ये हो जाएगा तो इंटरफेज के कुछ स्टेप्स हैं और एम फेज के कुछ स्टेप्स हैं। आपको याद है एम फेज में भी दो टाइप के मियोसिस होते थे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 में क्या क्या आएगा? मियोसिस 1 में आएगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, याद आ गया? पीमैट, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। टीलोफेज 1। सिमिलरली मियोसिस 2 में क्या आएगा? मियोसिस 2 में आएगा प्रोफेज 2, क्या क्या आएगा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, सेम चीज के फेज 2 आ जाएंगे। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कैसा? 2। ठीक है, यही पढ़ा था हमने वहां पर, है ना? अब ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेज ऑफ मियोसिस जहां पर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है, वो कौन सा होता है? तो सबसे पहले इंटरफेज में क्या क्या हो चुका होता है, हम थोड़ा वो देखेंगे। इंटरफेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई होती है, देखो वो तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको लेप्टोटीन मिलेगा, पैकेटीन मिलेगा, जाइगोटीन मिलेगा, डिप्लोटीन मिलेगा, डाइकाइनेसिस मिलेगा, ये सारे प्रोसेस मिलेंगे। पर मेन चीजें क्या हो चुकी होती हैं जिससे कि हमारा गैमीट का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हो चुका होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाना। पेयरिंग हो जाने के बाद ये कियास्मेटा फॉर्म करेंगे, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो कियास्मेटा, एक्स शेप्ड कियास्मेटा, एक्स शेप्ड कियास्मेटा। ठीक है, यानी बेसिकली क्या हो गया है, रिकॉम्बिनेशन हो गया है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हो गया, मतलब यहां पर पूरा हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। होमोलोगस क्रोमोसोम प्रोफेज 1 में जब जाएंगे, पहुंचेंगे, तो वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सेपरेट हो गई थी, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया था। मेटाफेज 1 में मेटाफेज प्लेट पर इक्वेटर में अरेंज हो गए थे हमारे क्रोमोसोम। लेकिन एनाफेज 1 में क्या क्या होता था, याद है आपको? एनाफेज 1 में होता था, एनाफेज 1 में क्या क्या होता था, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते थे। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम जिनके पास अलग अलग इंफॉर्मेशन है वो सेपरेट हो गए और दो ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते थे एंड मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट
पोल्स, यही होता था एनाफेज 1 में। क्वेश्चन में पूछा है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है गैमीट का वो कहां पर फाइनली डिसाइड हो चुका होता है, तो फाइनली एनाफेज 1 के स्टेज में डिसाइड हो चुका होता है कि क्या जेनेटिक मेकअप रहेगा, क्योंकि अब सेग्रीगेट जब हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, बात को ध्यान से समझो, अगर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स पहले बन चुका, कियास्मेटा पहले बन चुका, एक्स शेप्ड और रिकॉम्बिनेशन भी हो चुका है, तो अब कोई गुंजाइश नहीं है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन में यानी कि क्रोमोसोम के नेचर में कोई चेंज आए, अब तो वो अलग हो गए, अब वो बस आगे रैदर डिवाइड ही करते जाएंगे, कोई और किसी तरीके का वो अपने अंदर पैच या रिकॉम्बिनेशन लाके नहीं दिखाएंगे। तो एक बार अगर एनाफेज 1 हो गया तो हम कह सकते हैं फाइनली हमारा जो जेनेटिक मेकअप है क्रोमोसोम का वो डिसाइड हो चुका है, जो वेरिएशन आना था वो आ चुका है। तो ऑप्शन देखो, मेटाफेज 1 में कुछ नहीं होगा, एनाफेज 2 में भी कुछ नहीं होगा, मेटाफेज 2 में कुछ नहीं होगा, द करेक्ट आंसर विल बी एनाफेज 1, करेक्ट आंसर विल बी एनाफेज 1। ठीक है, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए ये। Done? All right. So the answer will be एनाफेज 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना, नीट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन सीधा सीधा सिंपल सिंपल। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन में अटक जाते हैं, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि भाई कौन सी स्टेज होती है जब ये डिसाइड हो चुका होता है कि अब कोई चेंज नहीं आएगा क्रोमोसोम के इंफॉर्मेशन में, और वो कब होता है जब एक बार शुरू के प्रिपरेटरी स्टेज में रेप्लिकेशन होके सारा वो जेनेटिक मेकअप चेंज हो चुका होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस वाले स्टेज में पूरा वो कियास्मेटा वगैरह फॉर्म हो चुका होता है, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। अब वो क्या करेगा, एनाफेज में जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होने की कोशिश करेगा। तो पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, फिर मेटाफेज पर सब मेटाफेज पर अटैच हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे एनाफेज में ये जो दो क्रोमोसोम एक साथ थे, होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पे ऐसे रखे थे, ये अब सेपरेट होंगे, तो ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पर चले गए। अब इनके बीच में कोई भी रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दूर दूर हो गए, तो एनाफेज 1 इज द आंसर। ऑलराइट, चलिए आंसर चेक कर ले। All right, एनाफेज 1 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मियोसिस अकर इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग, मियोसिस किस समय होता है ऑर्गेनिजम्स में? पहला है, अच्छा मैंने आपको मियोसिस का सिग्निफिकेंस पढ़ाया था, जब मैंने मियोसिस पढ़ाई थी तो मैंने कहा था मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, कि पहली चीज ये है कि ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बना देता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बना देता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है कि गैमीट्स बना दे रहा है ना, हैप्लॉइड बन रहे हैं, मतलब बेसिकली ये गैमीट्स बना रहा है। और गैमीट्स कहां काम आएंगे, कौन सी चीज में काम आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंस होती है, और क्या इंपॉर्टेंस है मियोसिस की, भाई जहां भी मियोसिस होगा ना वहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन में वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन, कियास्मेटा, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इन सब ने करवाया था, तो जेनेटिक वेरिएशन मिलता है, जेनेटिक वेरिएशन मिलता है। ऑलराइट, ओके, सो अब देखो क्वेश्चन में पूछा है मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म, मियोसिस किस वक्त होती है ऑर्गेनिजम्स में? पहला ऑप्शन कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हाँ बिल्कुल होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरा ऑप्शन कहता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब क्या होता है, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर प्लांट के या एनिमल के किसी भी बॉडी पार्ट में से कोई नया पार्ट ग्रो हो सकता हो, जैसे ब्रायोफिलम के मार्जिन्स में से एक नया प्लांट उग सकता है, दैट इज अगेन अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, किसी वेजिटेटिव पार्ट से ग्रोथ हो जाना। तो यहां पर तो मियोसिस का कोई काम ही नहीं है क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट तो खुद ही डिप्लॉयड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नहीं आएगा इसलिए ये ऑप्शन गलत, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, सो द करेक्ट आंसर शुड बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंपैरेटिवली दिस इज एन इजी क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए डन, ओके। अच्छा, सिग्निफिकेंस अगर किसी ने नहीं लिखे हैं तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, इसे लिखकर रखिएगा। डन, चलिए अब हम चेक करते हैं आंसर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस जो हमने अभी डिस्कस किया है, क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, दूसरा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट,
तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम तो इसमें कुछ होती ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो अभी से चला गया। और ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं कहां पर, एनाफेज 1 में। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, आंसर देखेंगे है कि नहीं, क्योंकि आगे 2 स्टेटमेंट और है। कभी भी चाहे आपका थ्योरी पेपर हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, कभी भी क्वेश्चन के ऑप्शंस देखे बिना पहले ही ऑप्शन को सही मान लेना, भले ही वो आंसर हो, लेकिन ऑप्शन सारे पढ़ने चाहिए और सबका लॉजिकल रीजन पता होना चाहिए, तभी आंसर मार्क करना, ठीक है। हड़बड़ी में, जल्दी में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। और देखो, जो चीज़ हमने कभी लाइफ में पढ़ी ही नहीं है उससे तो गलती हो सकती है, पर अगर पढ़ने के बाद भी हम गलती कर दें तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए ऐसी सिली मिस्टेक्स हम अवॉइड करेंगे, क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं क्या एनाफेज 1 में? बिल्कुल होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम तो कुछ है ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। तीसरा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड एनाफेज 1 में सेपरेट नहीं होती, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होती है एनाफेज 2 में। कई सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपने सेशन नहीं देखा है क्विक रिवीजन का तो देखने की जरूरत है, सब कुछ आपके सामने ट्रांसपेरेंटली आ जाएगा। तो सिस्टर क्रोमैटिड एनाफेज 2 में सेपरेट होती है, एनाफेज 1 में नहीं होती। दूसरा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड तो जुड़ी ही नहीं थी, और जुड़ी भी थी तो कियास्मेटा के वक्त जुड़ी थी, तो वो सब कुछ तो किसके पहले हो चुका था? प्रोफेज 1 के पहले, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन वी फाइंड ओवर हियर, एनाफेज 1 के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके होते हैं और ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। मार्क करिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखें, चेक करें, यस इट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। माइटोसिस की बात हो रही है, ध्यान देना, ये मियोसिस नहीं पूछा है, माइटोसिस पूछा है। तो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस हमारे गैमीट्स को छोड़कर पूरी बॉडी माइटोसिस से डिवाइड कर रही है, यानी यहां पर डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड ही सेल बनता है, डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड ही सेल बनता है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं, क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहेगा ना, 2n यहां पर था तो यहां पर भी 2n रहेगा, क्रोमोसोम नंबर कैसा रहा? इक्वल रहा, इसीलिए हम कहते हैं कि माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। ऑप्शंस देखो, रिडक्शनल डिवीजन तो मियोसिस होता है, तो ये ऑप्शन गया। इक्वल डिवीजन होता है क्या माइटोसिस? हाँ बिल्कुल होता है। दूसरा, बोथ रिडक्शन एंड इक्वेशनल डिवीजन नहीं हो सकता क्योंकि रिडक्शन तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे नहीं होगी माइटोसिस में, मियोसिस में होगी, तो ये ऑप्शन गलत। सो करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल डिवीजन होता है माइटोसिस, कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वल डिवीजन। क्यों? क्योंकि डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही रहते हैं। ऑल राइट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ। बाइवेलेंट जो होता है मियोसिस 1 का, उसमें क्या क्या होता है? ठीक है, तो बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस इज दिस, ठीक, जिसके अंदर प्रेजेंट है इसका क्रोमोसोम इस तरीके से, और यहां पर क्या है? एक सेंट्रोमियर है। ठीक है, सो 2 क्रोमैटिड्स एंड 1 सेंट्रोमियर, ये दोनों क्या हैं? दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, और एक ही सेल में ये 2 बनते थे, एक ही सेल में ये 2 बनते थे ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ऐसा ही होता था। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है? दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, सही है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इसमें आपको कितने दिख रहे हैं?
कितने दिखेंगे? 4 क्रोमैटिड है और 2 सेंट्रोमियर है, 2 क्रोमैटिड इसके, 2 क्रोमैटिड इसके, टोटल 4 क्रोमैटिड। और सेंट्रोमियर कितने हैं? दिस इज सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। इस वाले का ये सेंट्रोमियर है, इस वाले का ये सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर कितने दिख रहे हैं? सेंट्रोमियर मिले 2 और क्रोमैटिड कितने मिले? 4। ऑप्शंस देखो, 2 क्रोमैटिड एंड 1 सेंट्रोमियर है क्या? नहीं, ये तो एक ही क्रोमोसोम का है। हमारे पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। 2 क्रोमैटिड एंड 2 सेंट्रोमियर, नो। ठीक है, 4 क्रोमैटिड एंड 2 सेंट्रोमियर, बिल्कुल। 4 क्रोमैटिड, 1 2 3 4, 4 क्रोमैटिड एंड 2 सेंट्रोमियर, यस डेफिनेटली दिस इज करेक्ट। 4 क्रोमैटिड्स एंड 4 सेंट्रोमियर है क्या? नहीं है। दूसरा, मैं एक और चीज आपको रिवाइज करा देना चाहती हूं, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, याद आ गया मैंने क्या पढ़ाया था? नंबर ऑफ सेंट्रोमियर is equal to number of chromosomes। इस बात को ध्यान रखना, ये बस मैं आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ। इस क्वेश्चन में फिलहाल हमारा आंसर जो सही है वो है 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर। दिस इज क्रोमैटिड 1, दिस इज क्रोमैटिड 2, दिस इज क्रोमैटिड 3, दिस इज क्रोमैटिड 4, 1 सेंट्रोमियर, 2nd सेंट्रोमियर। सो 4 क्रोमैटिड एंड 2 सेंट्रोमियर। ऑल राइट, समझ आ गया? चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। So the correct answer is 4 chromatids and 2 centromere. All right. Next question देखिए. Next question says cells which are not dividing are likely to be at. जो सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं वो किस स्टेज में पाए जाते हैं? पहला G1, तो G1 में तो नहीं मिलेंगे, प्रिपरेटरी फेज है। G2 भी प्रिपरेटरी है। G0 पर मिलेंगे, S फेज में नहीं मिलेंगे, S फेज भी सिंथेसिस होता है। सो G0 में द सेल्स do not divide, यहां पर सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज G0 फेज फॉर दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है ना, तो एनसीईआरटी ध्यान रखती है टफ और इजी क्वेश्चंस के बीच में। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, G1 G2 इन सब को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में भी, ठीक है, स्कूल में तो पूछे ही जाते हैं। चलिए आंसर चेक करते हैं। So G0 phase is the resting type of phase. All right, आगे बढ़ते हैं। Which of the events listed below is not observed during mitosis? कौन सा इवेंट माइटोसिस के दौरान नहीं पाया जाता? यानी इक्वेशनल डिवीजन में कौन सा वाला स्टेप नहीं मिलेगा? पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कहता है क्रोमैटिन कंडेंसेशन, क्रोमैटिन का कंडेंस होना। तो ये तो दोनों जगह होगा, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, तो ये तो मिलेगा। कौन सा वाला नहीं मिलेगा पे ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू ऑपोजिट पोल। भाई जब मेटाफेज प्लेट पर जमा हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, तो सेंट्रियोल को तो ऑपोजिट पोल पे जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसे स्पिंडल बना करके काइनेटोकोर से जोड़ना है और फिर ही तो वो खींच के लाएगा। तो मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू ऑपोजिट पोल्स भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड्स जॉइंड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। 2 क्रोमोसोम्स एक साथ ज्वाइन हो सेंट्रोमियर से और 2 क्रोमैटिड्स दिख रहे हो तो सिस्टर क्रोमैटिड्स तो दिखेंगे। मतलब इनका कहने का मतलब है क्या ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जहां पर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हो, सिस्टर क्रोमैटिड्स हो और एक सेंट्रोमियर, 1 सेंट्रोमियर हो। तो यस, ऐसा स्टेज भी दिखेगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहां चेंज नहीं होती। हमारी बॉडी के सारे सेल्स जो बन रहे हैं एक्सेप्ट द गैमीट्स वो माइटोसिस से बन रहे हैं। तो हर बार मान लो स्किन के सेल्स बन रहे हैं तो क्या इसमें कुछ चेंज आ रहा है? कोई जेनेटिक वेरिएशन आ जाएगा? नहीं आएगा, पर गैमीट्स में जेनेटिक वेरिएशन मिलेगा। तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर कहां होगी? मियोसिस में। माइटोसिस में देयर विल बी नो क्रॉसिंग ओवर। तो ये वाला प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा, दिस विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। बाकी तीनों स्टेप्स तो इक्वल हैं, कॉमन है, जो माइटोसिस मियोसिस दोनों में देखने को मिलेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, चेक कर लेते हैं। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। मियोसिस के लिए यानी कि रिडक्शनल डिवीजन के लिए, रिडक्शनल डिवीजन के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस में रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पेयरिंग होती है क्या होमोलोगस क्रोमोसोम्स की? बिल्कुल होती है, ठीक है। कहां पर होती है? एनाफेज 1 में, ठीक है। नेक्स्ट, एनाफेज 1 में सेपरेशन होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम तो पहले ही हो जाती है। कहां पर? जहां सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है ना, पैकेटिन। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड।
4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। मियोसिस से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं, वो भी 4, ठीक है। एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ। क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है, हाँ मैडम बिल्कुल हो जाते हैं। दूसरा, 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। नो, डीएनए रेप्लिकेशन की 2 साइकिल्स देखने को नहीं मिलेंगे, देयर विल बी वंस द डीएनए रेप्लिकेशन। तो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसीलिए ये हमारे आंसर्स नहीं है। नीचे का स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि 2 डीएनए की साइकिल्स नहीं मिलेंगी, एक ही मिलेगी, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन डी। चलिए चेक कर ले। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। G1 फेज का सही स्टेटमेंट बताओ। सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। G1 फेज में अगर आप मेटाबॉलिज्म देखो, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है क्या सेल? ठीक। दूसरा, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दूसरा, डीएनए इन दी सेल डज नॉट रेप्लिकेट। डीएनए इन दी सेल डज नॉट रेप्लिकेट इन G1 फेज। क्या डीएनए रेप्लिकेशन G1 फेज में नहीं होता? दूसरा, इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। ये ऐसा फेज है जहां पर कोई भी, इट इज नॉट अ फेज, ऐसा कोई फेज नहीं है ये जहां पर मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसाइज हो, यानी कि बने। फोर्थ स्टेटमेंट सेज सेल स्टॉप्स ग्रोइंग। फोर्थ स्टेप कहता है कि सेल ने ग्रो करना स्टॉप कर दिया G1 फेज में। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। मैंने चारों स्टेटमेंट्स आपके लिए बताए, फटाफट से मुझे आपकी तरफ से आंसर बताइए। आपको क्या लगता है व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्या लगता है कि सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएगा? तो नहीं, क्या रहेगा? मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। तो ये स्टेटमेंट तो गया, हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। ये हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा, डीएनए इन दी सेल डज नॉट रेप्लिकेट, बिल्कुल सही है, डीएनए सेल में रेप्लिकेट नहीं करता। तीसरा, इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो ऐसा नहीं हमने देखा है। G1 फेज में मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो मिल जाएंगे, तो ये नॉट अ फेज क्यों बोल रहा है? तो ये स्टेटमेंट भी गलत। एंड देन सेल स्टॉप्स ग्रोइंग, नो। सो द करेक्ट आंसर विल बी, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट इज डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए चेक कर लेते हैं। So it is the correct answer. Done? Okay. So here we are done with the multiple choice question for the chapter 10 cell division and cell cycle and cell division. और ये हमने कहां से किए हैं? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए किए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इसी चैप्टर के लिए वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आपको इन सेशंस को रिवाइज करते रहना है। जिन भी स्टूडेंट्स ने चैप्टर का क्विक रिवीजन नहीं देखा है, फटाफट से जाकर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस चैप्टर का क्विक रिवीजन देखिए और उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। रिवाइज करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो आप जा सकते हैं यूट्यूब पर और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर और ऐप पर, सब जगह आपको मिलेंगे हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज, चाहे वो सीबीएसई हो, एनटीएसई हो, ओलंपियाड हो, सीयूईटी हो, नीट हो, आईआईटी जेई हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। वो भी कैसा? 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन वॉच ऑल दी सेशंस, ऑल दी वीडियोज, ऑल दी चैप्टर्स, कंप्लीट सिलेबस 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड यू डू नॉट नीड टू अप्लाई एनी कूपन, नॉर डू यू नीड टू बाय एनीथिंग। ना कोई कूपन अप्लाई करना है, ना कुछ बाय करना है, आप इसे देख सकते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। बस छोटी सी चीज करनी है, वो क्या है? लाइक जरूर कर देना वीडियो को इफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली आपको समझ में आ गया। दूसरा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के कोई भी सेशंस मिस ना हो। जैसे कि आप नीट के एस्पिरेंट होंगे तो आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज वेल एज क्लास 12th, क्लास 11th, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी एग्जाम के लिए भी। तो ये सेशन सबके साथ शेयर करना और मेरे साथ बने रहना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना बिल्कुल नहीं भूलूंगी कि आप हमें अदर सोशल साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, और हमारे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।